अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मनसब संभालना किसी भी तरह कांटों की सेज से उनके लिए कम नहीं दिख रहा। वज़ारत उज़्मा पर फायज होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को दाखिली और खारजा मामलात समेत कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। सियासी इस्तेकाम, खारजा पॉलिसी और सबसे बढ़कर माशी चैलेंज, जिस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले उस सियासी चैलेंज की बात की जाए जो मुसलसल बरकरार है और अदम इस्तेकाम की एक फ़िज़ा हमें नज़र आ रही है। हुकूमत से निकाले जाने के बाद इमरान खान बज़ाहिर शहबाज शरीफ हुकूमत को भी ना चलने के मिशन पर हमें दिख रहे हैं। वो इदारों से भी माजराई के दर पे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने पुरानी सियासत को परवान चढ़ाने का इंदिया दे दिया है। आज ही अपनी पार्टी के 24वें यौम तासीस पर उन्होंने एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो चंद हफ्ते में कॉल देंगे और सब ने इस्लामाबाद आना है और इलेक्शन के ऐलान तक, फौरी इलेक्शन के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहना है। यानी एक और धरना, या इसे धरना पार्ट 2 भी हम कह सकते हैं। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी खबर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की है, जिसके बाद ये क्या सराया भी है कि मियाँ नवाज शरीफ किसी भी वक्त और जल्द पाकिस्तान आ भी सकते हैं। क्या ऐसा होगा, ये तो आने वाला आएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उनके लिए चैलेंजेस हमें ऐसी सूरत में बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि जो मईशत है वो किस तरह से ये गवर्नमेंट संभालेगी। ओपोजिशन के अलावा शहबाज शरीफ के लिए अपनी जो मखलूत हुकूमत है उन्हें चलाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कसीरुल जमाती हुकूमत है, मुतअद्दिद जमातों पर मुश्तमिल जो इत्तेहादी हुकूमत है वो बड़े नाजुक डोरों पर कायम है, जो मामूली से भी सियासी तब्दीली की हवा से जो है वो गिर भी सकती है। और शायद इसी को इस्तेकाम देने के लिए गुज़श्ता हफ्ते लंदन में इंतहाई अहम और काबिल ज़िक्र एक मुलाकात हुई। कई मुलाकातों के दौर हुए। लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक के बाद 2 मुलाकातों ने सियासी पंडितों को चौकन्ना भी कर दिया है। इन मुलाकातों में क्या तय पाया, ताहाल कुछ कंक्रीट सामने नहीं आ सका। सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि ये मुलाकातें माजी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल मामलात को मुकम्मल करना और मुस्तकबिल में देर पा सियासी हिकमत अमली का तयन करना था। इस मुलाकात में क्या हुआ, कितनी अहम थी और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसे शख्स से जो या तो ये मामलात मियाँ नवाज शरीफ को पता है और या उन्हें पता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा सर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट तो मिल गया, उसकी तस्दीक भी हो चुकी है 2-3 दिन पहले। कुछ खबरें चल रही हैं ज़राए से कि जी वो किसी भी वक्त मुल्क वापस आ सकते हैं, जल्द आने का फैसला भी कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आने का सोच रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमें भी यही रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अभी पासपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि ये एक्चुअली पाकिस्तान से इशू होती है जो पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स, तो वो अभी यहाँ पहुंची नहीं, लेकिन पहुंच जाएगी क्योंकि वो उस पर जो बायोमेट्रिक्स जो डिटेल है वो मीडिया में चल रही हैं और 23 अप्रैल की डेट भी चल रही है। बट आई एम श्योर के पासपोर्ट मिल जाएगा, अस्यूमिंग के पासपोर्ट मिल जाएगा। ये वैसे तो फंडामेंटल राइट है, इसको ऐसे सेलिब्रेट कुछ लोग कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ी को फेवर हो गई है। ये आप किसी भी शहरी को पासपोर्ट ना रिफ्यूज कर सकते हैं, ना उसका एक्सपायर पासपोर्ट के ऊपर आप रोक सकते हैं कि नया पासपोर्ट नहीं देना। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस यही है कि उनका पासपोर्ट जिसपे वो इधर इंग्लैंड में आए थे वो चंद महीने पहले वो एक्सपायर हुआ था, तो जो अथॉरिटीज है वो नया पासपोर्ट इशू करने के लिए तैयार नहीं थी। आपको सब पता है, मैं रिपीट नहीं करता। अभी पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उनकी कोविड की वजह से कोई खास जो स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन है मेडिकल, खासकर हार्ट के हवाले से, वो अभी तक नहीं हुई। वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे है आज तक। और यहाँ अभी मतलब उनकी जो यानी इंटरवेंशन है वो कब होगी, कितना वक्त उसको लगेगा, इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। उसकी वजह यह है कि यहाँ आपको भी पता है कि यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस टाइप के जो बड़े सीनियर जो है डॉक्टर्स और सर्जन्स, वो अपना उनका लंबा शेड्यूल होता है। तो आई एम श्योर इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये जल्दी उनको कोई डेट मिले और वो फिर इस पोजीशन में हो कि वो पाकिस्तान वापस आए। लेकिन वो रेगुलरली पाकिस्तान के तमाम मामलात में यहाँ से
इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेरी दूसरी इसमें गुजारिश ये होगी अच्छा कि जी ऑन सरफेस आ चुका है, जितना एविडेंस ऑन सर्विस आ चुका है, मियां नवाज शरीफ साहब के दो जो केसेस थे, एक में उनको अपील एक्सेप्ट होकर उनकी जमानत हुई है, दूसरा जो है उनको मेडिकल रीजन की वजह से यहाँ आ गए, तो मरियम बीबी और सफदर के ऊपर वो अपील चल रही है और मियां साहब को के हिस्सा उन्होंने सेनेटाई वर्चुअली उसको अलहदा कर दी, अब यानी रिट डिसमिस की थी, लेकिन साथ ये भी लिख दिया था कि जब भी वापस एप्लीकेशन दे दो ये फिर उनकी अपील सुनी जाएगी। तो बेसिकली सेनेटाई या इनडेफिनेट कह देंगे पोस्टपोन। अब उसमें बड़ा यानी एक मज़े का खेज है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस साबित हो चुका है। आपके मरहूम जस्टिस अरशद मलिक कह चुके हैं, आपके जीबी के जज राना शमीम का एफिडेविट फॉरेंसिक हो चुका है, आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का तमाम ऑडियो और उसका फॉरेंसिक हो चुका है। अभी किसी और मुल्क में होते तो ये तो वैसे ही ये सारा अपील वगैरह एक्सेप्ट होके तो ये सजाएं मुअत्तल हो चुकी होती, खत्म हो जाती और नया ट्रायल मैक्सिमम कह सकते हैं, नया ट्रायल शुरू करें। ये तो सो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ये दूसरे अल्फाज में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं सबवर्जन ऑफ जस्टिस, वो तो साबित हो चुका है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हमें इंसाफ नजर आए। डॉक्टर साहब वो तो होपफुली अदालतें जो हैं जो जिस किस्म के फैसले हमारे सामने हैं बिल्कुल आज़ाद हैं और उम्मीद है कि इंसाफ होगा, लेकिन जो आपकी बातों से लग रहा है डॉक्टर साहब कि जब तक मेडिकली मियां साहब अपना इलाज पूरा नहीं करेंगे फिलहाल उनका इरादा नहीं है पाकिस्तान आने का। ये मुश्किल होगा जी। उसकी वजह यह है कि ना तो पार्टी एग्री करेगी ना उनकी फैमिली एग्री करेगी। वो उनका इलाज जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है जी। हालांकि वो इस कंडीशन में विद प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यहाँ से वो पूरी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से। अभी चूंकि हमारी पार्टी पार्टनर है इन गवर्नेंस में, मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट में, और होपफुली इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पंजाब में भी, तो वो इन जिम्मेदारियों को बिल्कुल यानी उनको एहसास है और उसके लिए वो अपना बहुत काफ़ी टाइम यहाँ से भी मशावरत में और मामलात को यानी उनको एडवाइस करने में देते हैं, ये अभी भी देते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो के जो मुख्तलिफ अदवार हमने देखे, मियाँ साहब से मुलाकात और आप भी उनमें मौजूद थे। एक तो ये कि बड़ी स्पेकुलेशंस हैं कि जी चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को दे दिया गया, ऑल्दो मेरी मालूमात ये हैं कि इस पर बात भी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी पहले से एग्री कर गए थे। फिर आपका नाम चला कि जी मियाँ साहब चाहते हैं कि इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाए। बात हुई क्या? ये जो बड़ी अहम मुलाकातें थी, जाहिर बात है सियासत ही उसमें डिस्कस की होगी। कुछ अगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि क्या इतना अहम मामला था कि 2-3 मुलाकातें हुई इन दोनों बड़े सियासी रहनुमाओं की? जी आदिल साहब, दो मुलाकातें हुई। एक जो जुमेरात का दिन गुजरा पिछले हफ्ते और एक जुमे का दिन, 2 दिन हम मिले और उसमें मैं मियाँ साहब को असिस्ट कर रहा था उस सारी जो मीटिंग में, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके 3 मिनिस्टर्स जो इस वक्त काबीना में है वो उनके साथ थे। ईद कमर साहब थे, शहरी रहमान साहिबा थी और कमर जवेद कायरा साहब थे, कमर जवान कायरा साहब। तो ये जो फोकस था ये टोटल स्पेकुलेशन थी कि जी वो वहाँ कोई इस मीटिंग में एजेंडा है कि प्रेसिडेंट कौन फ्यूचर में बनेगा, इस मीटिंग में एजेंडा है कि सेनेट चेयरमैन किसके पास जाएगी, इस मीटिंग में है कि जी ये पंजाब का गवर्नर कौन। तो ये सारी स्पेकुलेटिव न्यूज़ थी। हमने उसको किसी ने पूछा तो जरूर क्लैरिफाई किया, मैंने किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। आई कैन टेल यू विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आदिल साहब, ये चीजें आज से जहां तक चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक है कम से कम 1.5-2 महीने पहले सेटल हो चुकी और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, सेनेटर बनवाया, फिर उनको हमने चेयरमैन के लिए वोट दिया। आपको याद है कि वो तो इलेक्ट हो चुके थे चेयरमैन, और वो 6 अलग 7 वोट जाया या रिजेक्ट ना करते चेयरमैन सेनेट उस वक्त, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की उन्होंने। तो ये चेयरमैन सेनेट इलेक्ट मुंतखब हो चुके थे, तो वो सीट हमने उनसे एग्री की हुई है कि उनकी होगी। तो ये सारी स्पेकुलेशन थी और कोई ऐसी यानी इन 2 जो राउंड्स हैं जिसमें बिलावल साहब खुद मौजूद थे, एक तीसरा राउंड भी हुआ सैटरडे वाले दिन यानी परसों, जिसमें मैं और ये तीनों जो उनके साथी थे मिनिस्टर्स, तो बिलावल साहब वापस चले गए, तो हमने निटी क्रिटी डिटेल फिर हमने बैठ के बात की। तो ये हमारी जो कोर पहले 2 दिन की जो मीटिंग्स थी उसमें हमारा फोकस ये था कि
पाकिस्तान को जिस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया पिछले 3.5 साल में, आप आवाम की मुश्किलात देख लें, आप महंगाई का तूफान देख लें, आप गुर्बत की लकीर देख लें, आप बेरोजगारी एक जो बढ़ता हुआ एक समुंदर है वो देख लें। उसके लिए हमने क्या करना है इस वक्त, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके लिए हमने क्या करना है। हाँ, एक कोर चीज भी जिसका अंडर डिस्कशन हुई वो थी जिसका आपने भी जिक्र फरमाया, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो थी, आपको याद होगा 2002 में मोहतरमा के साथ हमारा पहली में एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ PMLN मेरी और मोहतरमा की मीटिंग हुई दुबई में, और उसमें पीपल्स पार्टी का एक ही उनके सीनियर रहनुमा को मोहतरमा ने इनवाइट किया हुआ था, आफ्ताब शहबान मेहरानी, और ये बात है फरवरी 2002 की। और उस मीटिंग में हमने ये तय किया था कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंडेट मिले, दूसरी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी उसको अंडरमाइन ना करे। जो लफ्ज उन्होंने मुझसे यूज किया था बैक स्टैबिंग, तो वो फिर काम मेरे और रजा रुवानी साहब के लगा कि जी हमको ड्राफ्ट करें, विल साइन मेक इट पब्लिक। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें फिर और एरियाज ऐड होते गए, लीगल रिफॉर्म्स ऐड हो गया, जुडिशियल रिफॉर्म्स ऐड हो गए, उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस का चैप्टर ऐड हो गया, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हो गया। तो वो जो काम बढ़ना शुरू हुआ 1.5 साल के अरसे में, तो फिर 2 बंदे और डाले गए। मोहतरमा ने सफदर अब्बासी साहब को डाला, मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर आसिफ इकबाल साहब को डाला। तो ये कोर टीम थी जिसने वो डॉक्यूमेंट तैयार की, जो 2006 में लंदन में दस्तखत हुए, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लंदन में इनवाइट किया गया। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया। अब उसमें कुछ चीजें तो यानी इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो सकी, वो उसको भी हमें रिव्यू करना है कि क्या उनकी जरूरत है, क्या वो चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ठीक है उन्हीं चीजों पर बात करते हैं, मुझे एक क्विक सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, फिर सेनेटर साहब से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। डार साहब बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए, बड़ा अहम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा आ रहा है सऊदी अरब का, अब माशी लिहाज से वो कितना अहम है? क्या कोई बेल आउट पैकेज वी आर आइंग एट, या कोई डिफर्ड पेमेंट पे तेल हमें मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मिफ्ता साहब जो हैं वो तो तकरीबन IMF से उन्होंने मुज़ाकरात कंप्लीट कर लिए हैं, और जो ऑयल जो कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोलियम वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो तो अब मजबूरी है कि वो सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन IMF उस पर कैसे मानेगा? ये दोनों चीजें जरा हमें क्विक बता दें और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मैं एक सेंटेंस में बता दूं कि जब हमने ब्रेक से पहले मैं कर रहा था कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी वो हमारी डिस्कशन में थी, और ये भी फैसला हुआ कि उस डॉक्यूमेंट देख के रिव्यू किया जाए कि कौन सी चीजें जो अभी तक नहीं हो सकी, वो दो तीन चीजें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट, और फिर हम आगे हालात को देख के, ऑब्वियसली उसको 16 साल हो चुके हैं उस डॉक्यूमेंट को साइन हुए, तो जो करंट सिनारियो है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसके मद्देनजर फिर हम में भी कि मिसाक जमहूरियत 2 उसको हम फिर उस पर काम करें। तो उसके लिए हमारी एक फिर सैटरडे को मीटिंग मेरी और तीनों उनके जो साथी थे मिनिस्टर, उनके साथ हुई, और हमने एक रोड मैप, कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं, वो फिर किसी वक्त प्रोग्राम में आपको मैं अर्ज कर दूंगा, हम उस पर तफसील से डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुख्तसरन अगर बता दें कौन कौन सी चीजें, अगर बुलेट पॉइंट्स में हम उनको जिस पर मिसाक जमहूरियत 2 की बात होगी। जी, बेसिकली तो ये है जी कि सारी जो है वो अवाम रिलेटेड चीजें हैं जिसको हमने अपना मद्देनजर रख के करना है। फिर उसमें एक ये कि जी हम एक इकोनॉमिक रोड मैप जो है वो तय करें कि जी हमने किस तरफ जाना है, हम अपने जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का फैसला करें, हम अपने, तो ये सारी चीजें जिसमें खासकर ओवरसीज वोटर्स को अगर हमने इंटरनेट वोटिंग देनी है, जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाए और फिर वो अभी कानून का हिस्सा बन चुका है, क्या वही होगा, ईवीएम्स होंगी, तो ये सारी चीजें जो है वो अंडर डिस्कशन थी कि इसको हम फिर किधर लेके जाना है, कैसे करना है, क्योंकि ईवीएम्स तो बहुत दुनिया में स्क्रैप हो गई हैं और उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं है, उसकी अगर प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो वो RTS2 भी हो सकता है, और वो एक रिगिंग के लिए एक टूल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हमारा काफी तफसील, ये चीजें जो आउटलाइन हुई थी 2 मेन मीटिंग में, फिर हमने आपस में बैठ के इसको मैंने और 3 पीपल्स पार्टी के जो साथी थे, वज़रा साहबान और मोहतरमा, तो हमने फिर आपस में वो एक यानी रोड मैप तय किया है, जो कि हम आपस में वो चले गए हैं वापस, वो मेरे साथ एक्सचेंज करेंगे, फिर अपनी लीडरशिप को दोनों दिखाएंगे। तो वो यानी एक आप कह लें कि एक रिफॉर्म एजेंडा है
और उसके साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि एक मिसाक जमहूरियत 2 भी हो सकता है, ताकि एक डॉक्यूमेंट हो जाए, सारे सब पार्टीज ठीक है। जो अपोजिशन में हुकूमत है उनको भी इनवाइट कर लिया जाए, और उसके साथ हम मिसाके मईशत भी कर सकते हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं, उसका नेक्स्ट बना सकते हैं। ये जी, सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जी, इसलिए 3 राउंड्स मीटिंग के हुए, और होपफुली ठीक है। मेरा ख्याल है उसमें अच्छी चीज कौम और अवाम के लिए। अब ठीक है। आपने अच्छा, मेरे मुझे सवाल के डॉक्टर साहब, अभी अगर सऊदी अरब का जो विजिट है, एक तो थोड़ा सा मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जी कि जी शरीफ खानदान के 16 लोग जो हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, जिनमें लंदन से सलमान शहबाज उनकी फैमिली, हुसैन नवाज उनकी फैमिली, और यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग, मरियम नवाज और उनकी फैमिली, हमजा शहबाज उनकी फैमिली। क्या ये सरकारी एक्सपेंसेस पे सारे जाएंगे? नहीं जी, एक तो ये है कि ना मियां नवाज शरीफ साहब के होते हुए कभी ये सरकारी अपना पैसे पे उम्रा किया जाता था। मैं इवन फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद जब भी हम रमजान शरीफ में उम्रे पे जाते तो हमारी जाती टिकटें होती थी, जाती खर्चा होता था। हम वहाँ, यहाँ तक कि हम वहाँ के होटल एक्सपेंसेस भी अपने पास से पे करते थे, और हम जो रॉयल यानी वहाँ कर्टसी जो जो होती थी या हो सकती थी, उसको भी हम माजत करते थे कि जी हम अपना अपना होटल का बिल अपना देंगे। तो ये अभी भी वही होगा, वो एक असूल पीएमएलएन की लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एस्टेब्लिश किया हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब मनो अन उस पर चलेंगे। और जो आपने ये नाम दिए हैं, जाहिर है कि फैमिली 15-16 बंदे तो वो इतना बड़ा नंबर नहीं है वो, लेकिन अखराजात साहब आपने आपने बर्दाश्त करेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो 28 और 29 ऑफिशियल विजिट भी इसी इसी उम्रे के दौरे में है। सऊदी अरेबिया ने उनको इनवाइट किया है, और उसमें जैसे आपने खुद ही फरमाया कि कोई पैकेज की बात, वो अब उनके एजेंडे पे डिपेंड करता है कि वो क्या बात करेंगे। सऊदी अरेबिया ने आज तक हमें ऑलरेडी $3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट स्टेट बैंक में दिया हुआ है, और 1 बिलियन 20 करोड़ की डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी दी हुई है रिवॉल्विंग। तो ये दो चीजें हैं, हो सकता है कि उसमें अपस्केल करने के लिए बात हो, और मैं यानी गेस कर सकता हूँ कि वो जरूर होगी कि उसको अगर दोनों चीजों को अगर आप अपस्केल सऊदी अरेबिया करने के लिए तैयार हो तो। लेकिन ऑफिशियल दौरा है मियां शहबाज शरीफ साहब का 28 और 29 अप्रैल। बाकी उनका उम्रे का और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी या डेलीगेशन का अपने अखराजात, वो सब लोग अपने अपने अदा करेंगे जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ का जो मामला है, बाकी फिगर्स जी भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन बड़ा एक की सवाल उसमें ये है कि जो सब्सिडी पेट्रोल की थी उसका क्या करेंगे, और किस तरह से, मतलब क्या इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा, ये कैसे मैनेज होगा? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है जितना बढ़ चुका है हमारा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जहां पे आ चुके हैं, रुपए जितना हिट ले चुका है। मिफ्ता इस्माइल हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट। तो क्या ये आप चलाएंगे, मिफ्ता इस्माइल चलाएंगे, आप ओवरसी करेंगे, कैसे मैनेज कैसे करेंगे ये सारा सब कुछ? देखिए, हमेशा से ये असूल होता है जी कि जो ऑब्वियसली मिफ्ता साहब की अगर इस वक्त जिम्मेदारी है तो उन्हीं को इसको यानी स्पेयर हेड करना है। बाकी काबीना और सारे पार्टी जो है वो हमेशा मशवरे देती है। हमारे ज़माने में भी यही था, तो वो हम तमाम जो भी बेहतरी है उसके लिए मशवरे देंगे इनको। ये तो हमारी अपनी हुकूमत है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यानी पिछली हुकूमत भी थी तो मैं तो उसमें भी अपने इंटरव्यूज में देता था। हमें देखना ये है कि इस वक्त जो आवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ चुका है, आपकी इस वक्त 12.25% जो है वो इंटरेस्ट रेट वापस जा चुका है। कोविड के बाद, कोविड से पहले भी 13.25% था। आपकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 13% पे जा चुकी है। आपका रुपया जो है वो 6-7 रुपए नई हुकूमत के आने के बाद इम्प्रूव हुआ था, वो वापस वो दूसरी तरफ फिर चल पड़ा है, यानी दोबारा डिप्रिसिएशन शुरू हो गई है। तो ये देखें, अगर आप आदिल साहब, अगर आप फेयर इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि पिछली हुकूमत ने जो डिवैल्यूएशन का जो उसको खुला छोड़ के एक तबाही की बुनियाद डाली, उसके बाद महंगाई आई, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इन्वोक किया, वो 13.25% पे चले गए। हम डॉलर 13.25% पे हॉट मनी के इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और कोविड आई तो वो सारा पैसा निकल गया। तो ये एक जो मैं इसको कहता हूँ मैन मेड डिजास्टर, ये इनका डिजास्टर कोविड से पहले हो चुका था। और अगर किसी हुकूमत को कंपैरेटिव एनालिसिस करवा लें, बेहतरीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिले हैं इन कंपैरेटिव टर्म, तो वो पीटीआई की हुकूमत इमरान नियाजी साहब की थी।
और वो आपने देखा कि जहां वो छोड़ के गए हैं आज अपने तमाम नंबर्स उठा लें, लेकिन क्या इस वक्त हम ये ब्लेम गेम में पड़े रहे? नहीं, हमें हमें इस वक्त वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमने अपनी तारीख में हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआशी धमाके की एक सजा हमें पता था मिलेगी, हमने मुआशी पाबंदियां फेस की, लेकिन मुल्क में कोई लाइन नहीं लगी, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं आई, कोई कोटस नहीं हुए, कोई, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया एंड हम वी वर आउट ऑफ वुड्स बाय जून 1999। इसी तरह 2013 में आए, हमें तो नहीं पता था हम जीत जाएंगे। इंटरनेशनल यानी थी पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स के पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री हो चुका है। इंटरनेशनल प्रेडिक्शन थी कि जो भी हुकूमत में आएगा वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। क्या हमने फिर उसको मैनेज नहीं किया? हमने फास्ट ट्रैक पे काम किया, हमने 5 दिन में बजट दिया, हमने 3 हफ्ते में उसको डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने मैनेज भी किया, लेकिन आजकल के हालात जो हैं थोड़े से डिफरेंट है। मुझे एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, फिर आपसे जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उस पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन, क्योंकि आप उसके एक मुखालिफ रहे हैं, आपका अपना एक मॉडल होता है। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर इसहाक डार साहब साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है। डार साहब ये बताइएगा रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है क्यों आप समझते हैं वो पाकिस्तान के हक में नहीं है? क्योंकि एक इल्ज़ाम आप पर पीटीआई वाले ये भी लगाते थे कि जी आपने 20-21 बिलियन डॉलर्स अपने दौर में खर्च किए रुपए को मसनूई तौर पर उसकी कदर को कंट्रोल करने के लिए, तो अब तो हमारे पास उस तरह की लग्जरी है भी नहीं। और आपके मैं 2-3 इंटरव्यूज देखे कि जी आप कोशिश करेंगे कि डॉलर जो है 160 और 70 तक आ जाए। ये मौजज़ा कैसे होगा? ये मौजज़ा वैसे ही होगा आदिल साहब जैसे 1998 में हुआ था। उस वक्त 414 मिलियन डॉलर किटी में थे जब मैंने टेक ओवर किया था। 69 रुपीज पे डॉलर आ चुका था और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 52 पे आया और फिर 8 महीने वो स्टेबल था। इसी तरह जब 2013 में आए तो आपको याद है कि 111 पे आनंद फानंद वो चला गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 98-99 पे आया, फिर स्टेबल था और उसकी एवरेज जो थी वो जब हमने जो क्लोज किया जब मियां नवाज शरीफ साहब ने या मैंने छोड़ा 104 में 50 पैसे थी। अब आ जाते हैं रियल। अच्छा बाय द वे, ये मैं बार बार दर्जनों दफा कह चुका हूं, इनके पास हुकूमत थी, इनके पास स्टेट बैंक था, इनके पास तमाम एक्सेस थी, तो मैं बार बार कहता था यार जो आप कहते कि 21-22 नहीं कहते थे, ये तो कहते थे 2 बिलियन डॉलर भी कहते हैं। जितना बड़ा होता है ना जी यानी ब्लेम लगाना, तो वो तो 2 बिलियन डॉलर तक भी इनके कुछ मेंबर्स कहते थे टेलीविजन पे बैठ के। चलो 21-22 भी है तो क्या इनको वो सारा डिटेल पब्लिक नहीं करनी चाहिए? जब मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक कर रहे हैं और मैं बार बार कहता रहा हूँ भाईजान मैंने कोई 21-22 बिलियन नंबर एक में इस्तेमाल कोई नहीं किए, नंबर एक कोई इंटरवेंशन इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। मैं आपको ये बता सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि 2013 से लेके 2018 तक रफली 6 बिलियन डॉलर से कम इंटरबैंक मार्केट में इंटरवेंशन हुई है, यानी नेट जो आपने कभी उसमें जो शॉर्टेज है वो दी हो या सरप्लस को उठाया हो नेट ऑफ करके 6 बिलियन से कम। आपको याद होगा कि अक्टूबर लास्ट ईयर इनके जाने से पहले एक दफा ये 152 पे लाए थे वापस। इनको समझ आई कि ये डिजास्टर की बुनियाद यही है। आपको याद है 152 पे लाए थे ये पीटीआई की गवर्नमेंट। बिल्कुल और उसके बाद दोबारा वो शूट अप कर गया। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपको 5-6 बिलियन डॉलर अभी भी इंटरवीन करना पड़े, मार्केट में डालना पड़े, वो पैसे आएंगे कहां से? अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा ना हमारे पास। पहले तो नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो दैट इज अ लाई, इट्स अ मैनेजमेंट, इट्स अ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या फेडरल रिजर्व नहीं करता, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं करता, क्या यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं करता? यू हैव टू रिमेन इन अ बैंड। आपकी पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं है कि आपने क्या करना है, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किसने शुरू किया था, किसने मार्केट बेस किया था? पीएमएलएन की गवर्नमेंट, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में। प्लीज गो इन द हिस्ट्री। लेकिन इस तरह नहीं है कि आप उसको खुला छोड़ दें और जो चंद वल्चर्स हैं जो पाकिस्तान को अरबों और खरबों का नुकसान के लिए उनको जरा सा भी तकलीफ नहीं होती, अपने उनके कुछ करोड़ या अरब बन जाए, तो मैं तो उसमें बिलीवर नहीं हूं। आई हैव ऑलवेज फॉट फॉर इट एंड सक्सेसफुली फॉट फॉर इट। अब ये जो बहतान है कि जी आर्टिफिशियल, देयर इज नथिंग आर्टिफिशियल इन दिस वर्ल्ड। और ये जो एक ना इस वक्त लग्जरी थी जब हम आए थे, स्टेट बैंक के पास 6 बिलियन डॉलर थे सिर्फ, 2013 की बात कर रहा हूं, और 4.6 बिलियन की लायबिलिटीज आने वाले 1 साल 1.5 साल में देने वाली थी। लेकिन हमने तो कुछ वावेला नहीं किया। और जब हमने छोड़ा तो ये करीबन इनको, अगर ये पनामा और ये डाउन के ड्रामे ना होते
तो पाकिस्तान अभी रजा बाकर ने चंद महीने पहले कहा कि दी बेस्ट हाईएस्ट रिजर्व स्टेट बैंक के जो थे वो 2016 में थे जब हमारी गवर्नमेंट थी, और उस वक्त $18 बिलियन स्टेट बैंक गया था। तो ये तो झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है जिसपे पीटीआई और इसकी लीडरशिप मास्टर है और उसका कोई कंपीट नहीं कर सकता। भाई आप नंबर देना कौम को निकाल के, वो आप क्यों छुपाते हैं? अपने भी दे, मैं कह रहा था अपने भी दे, मेरे भी दे। मुझे पता है, आई हैव कंफर्म्ड सोर्स कि इन्होंने $7 बिलियन से ज्यादा इन्होंने 152 पे लाने के लिए इंटरवेंशन की। तो एक तो यह कि ये इंटरवेंशन, नाउ वी शुड सी कि भाई डिवैल्यूएशन करते क्यों है, कौन हमें डिक्टेट, कौन सा फार्मूला किसी किताब में मुझे दिखा दे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का। भाई आपकी इकोनॉमी जो है आईएमएफ के कहने पे ही होता है। जी जी, आईएमएफ के कहने पे ही होता है डॉक्टर साहब, ज्यादातर आईएमएफ के कहने पे ही डिवैल्यू होता है। मैंने 98 99 में ली ना, मैंने अपने 2013 2016 में ली। मैंने उनसे ये तय किया था कि आप मुझे ये ना बताएं कि मेरे मुल्क की करेंसी क्या वैल्यू होगी डॉलर के अगेंस्ट, मुझे ये बताएं कि उसका मकसद क्या है। उन्होंने कहा जी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे। मैं कहा जी लेट्स वर्क आउट के रिजर्व क्या होने चाहिए लेवल। हम 12 क्वार्टर आपके साथ 3 साल है, आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी बढ़ेंगी, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। इट शुड नॉट बी योर बिजनेस टू टेल मी कि मैं अपना रुपया डिवैल्यू कर रिजर्व बना। तो हमने रिजर्व ओवर अचीव किया अपने टारगेट्स, और बेहतरीन बेस्ट रिजर्व जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास थे वो यानी 2016 में थे अल्लाह के फल से। बात ये है कि ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाने है ना जी, बुकिश थ्योरी, ये मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पढ़ी। ये इट डजंट वर्क इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 8% है। हम वी आर नॉट चाइना, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम डिवैल्यू करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या होगी महंगाई के हवाले से, और ये कितना आप हमारी 92% की जो इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी जो जितना है वो 8% है एक्सपोर्ट रफली। और अगर आप 92% का बेड़ा गर्क कर देते उसको, अच्छा फिर इनसे कोई ये पूछ ले, आज अपने आप से सवाल पूछ लें, आप देख लें कि जी अच्छा इन्होंने 122 पे लिया केयर टेकर गवर्नमेंट से और 190 तक ले गई है, और इन्होंने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाई पहले 3 साल में? $800 मिलियन। और भाईजान आपने 4000 अरब का पाकिस्तान का डेट जो है उसको बढ़ा दिया, एक्सटर्नल डेट को, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, $1 लिए बगैर। 4000 अरब मीन के मोर देन $20 अरब का नुकसान पाकिस्तान को, और आपने जो उसके एक्सपोर्ट $800 मिलियन की बढ़ाई। इट डजंट वर्क इन पाकिस्तान। ये लोगों को समझ आनी चाहिए, कुछ लोगों को आ गई है, मैं नाम नहीं लेता, आपके मीडिया के बड़े सीनियर लोग, एक साहब है, ही वाज मोस्ट क्रिटिक इन आवर टेन्योर, उन्होंने मुझे चंद दिन पहले फोन किया, उन्होंने कहा जी सर मुझे अब समझ आई है कि आपकी जो थ्योरी है वो वाकई पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चले तो मैं आई एम रेडी। अब तो चले डार साहब, अब तो आपको मौका भी मिल गया एंड होपफुली आपकी थ्योरी दोबारा आएगी और हम रिजल्ट्स देख के फिर आवाम को बताएंगे कि देखें जी ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप डिसाइड कीजिएगा। डार साहब आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल मुख्तसरन, टाइम बिल्कुल कम रह गया मेरे पास। क्या आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए बजट को मई में पेश कर दिया जाए? देखिए बजट शायद मई में पेश करना मुश्किल हो, आपस की बात है कि उसकी वजह यह है कि आपके इतने ज्यादा इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं आदिल साहब, कि इस वक्त अगर मिफ्ता इस्माइल IMF गए हैं तो जाहिर है कि उनकी विश लिस्ट अपनी होती है, वो कहेंगे आंखें बंद करके आपके 22 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसको बढ़ाएं, आपके 50 रुपए के करीब डीजल बढ़ना चाहिए वो बढ़ाएं। इस पे आप 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट करें आदिल साहब कि अगर आज रुपया आपका 122 140 होता, आज आपको ये मुश्किल ही ना होती, आपकी कीमत ही उतनी होती जितनी आपने इस वक्त विदहोल्ड की है सब्सिडी, वो आपकी अपनी मैन मेड सारी क्रिएट है। अगर आपका डॉलर जो है वो इस तरह आपने रुपए का बेड़ा गर्क ना किया होता अपनी बुरी पॉलिसीज की वजह से, तो आज तो आपको मसला नहीं होना था। तो ये 22 रुपए पेट्रोल और 50 से ज्यादा डीजल, ये इसकी वजह बेसिकली ये है कि आपकी करेंसी जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया गया 3.5 साल में, और उसकी हमें एक कीमत अदा करें। अभी हमें सोचना है कि अवाम को हम इंसुलेट कर सकते हैं, हम कौन से अपने अखराजात को रैशनलाइज करें, हम कौन से अपने अखराजात को कट करें, और हम कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं कि उसका मैच करके हम अवाम के ऊपर बोझ ना डालें। ये प्रायोरिटी है, मजीद बोझ ना डालें। चलें मियां शहबाज शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर के, उसके लिए मैं समझता हूँ मई में शायद, एंड ऑफ मई शायद हो सके, लेकिन नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ मई मुमकिन नहीं है। अभी तो ये IMF को मुमकिन नहीं है। IMF में आऊंगा तो IMF के साथ भी इनके मुज़ाकरात होंगे और उनकी विश लिस्ट बड़ी लंबी होती है। मैं तो जिंदगी में
उनसे काफी दफा डील किया है, तो हमें वो सारी चीज सामने चलें। ठीक है, चलें। सेनेटर इसहाक डार साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने सुना इसहाक डार साहब अभी भी उसी तरह पैशनेट हैं जिस तरह 20 साल पहले वो साउंड करते थे। मामलात बड़े गंभीर हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की आ चुकी है। इसहाक डार साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खाकान साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, और ये सारे इकॉनमी को इनसाइड आउट जानते हैं। तो देखते हैं कि कितना बेहतर ये परफॉर्म कर पाएंगे। वक्त में चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद PTI के फॉरेन फंडिंग केस की बात करेंगे। अकबर बाबर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के सिंगल बेंच के अदालती हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। अब होगा क्या, ये बताया जा रहा था कि जी बड़ा बॉम्बशेल फैसला आने वाला है और PTI के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है, लेकिन PTI ऐसा क्लेम कर रही है कि अब सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने फॉरेन फंडिंग का जो है वो हिसाब देना होगा। PTI के बानी अरकान में से एक अकबर एस बाबर साहब, जो खुद ही फॉरेन फंडिंग केस का जैसे ही नाम आता है तो अकबर साहब सामने खड़े हो जाते हैं हमारे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अकबर साहब, व्हाट डज दैट मीन फॉर, क्या अब 3, 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं केस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरगिज़ नहीं, क्योंकि अमलन इस फैसले से केस पे, जिस स्टेज पे ये केस है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कि जो 19 तारीख को आखिरी पेशी थी, उसमें उन्होंने फैसला किया था कि PTI से पूछा था कि आपको कितने दिन चाहिए अपने तमाम आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करने, अपने जो दलाइल आपने देने हैं आखिरी, वो कब आप उन्होंने कहा हमें 3 दिन चाहिए। फिर उनकी मुशावरत से 3 दिन तय हुए, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल। इन 3 दिनों में उनके अपने मंशा के मुताबिक अब उन्होंने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करने हैं। उसके बाद ज़्यादा 1 आध दिन रख जाएगा अगर हमने कोई रिटॉर्ट करना हुआ, उसके बाद केस जो है रिजर्व हो जाएगा, फैसला महफूज हो जाएगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कितना जल्दी अनाउंस करता है ये उनके ऊपर मुकम्मल उनका इख्तियार है। वो 1 हफ्ता लेते हैं, 2 हफ्ता लेते हैं, 1 महीना लेते हैं, ये उनका मुकम्मल इख्तियार है। जहाँ तक उन्होंने ये बहरहाल लिखा है कि तमाम सियासी पार्टियों से कानून के मुताबिक बराबर सलूक किया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन बता देगा कि कौन से पार्टी का केस किस स्टेज पे है। नहीं, लेकिन अकबर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ा खुसूसी अगर इनके साथ ये पूरा सलूक हुआ है, तो फिर ये कल किस चीज का मुजाहरा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये जो अनाउंस किया है, जो PTI की फ्रॉम इमरान खान डाउनवर्ड जो टॉप लीडरशिप है, ये क्या करने जा रहे हैं? ये उस मुनसिफ के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं जिसको इन्होंने खुद तजवीज़ किया, और उस मुनसिफ के सामने ये मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। ये फैशिज्म है। जब आप किसी मुनसिफ के सामने जाते हैं, मुजाहरा करते हैं, जो आपके बारे में फैसला करने जा रहा है, तो फैशिज्म और क्या है? फ्रांसिस्को जो फ्रैंको था स्पेन का, उसने क्या किया था? मसलूनी ने क्या किया था? हिटलर ने क्या किया था? ये वो तरीका है जिसके जरिए वो असरअंदाज हो रहे हैं पूरे हमारे अदालती निज़ाम पे। एक आईनी इदारा है, उस पर हमला होने जा रहा है, आइन पे हमला है, तो इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका तदराक होना चाहिए। ये फैशिज्म हमें जड़ से उखाड़ना चाहिए। अगर ये आज नहीं हो, किसी भी मसलत से, अगर आज ये 1000 बंदे कल लाते हैं, तो मैं 2000 बंदे लेके किसी और जज के सामने खड़ा हो जाऊं कि जी आप मेरे फैसला मेरे बारे में नहीं कर सकते, तो ये तो जंगल का कानून बन जाएगा। इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। दिस इज व्हाट फैशिज्म इज ऑल अबाउट। फैशिज्म और क्या है? हमें ये बड़ा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज नहीं, कल नहीं, परसों हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने 7.5 साल सब्र किया है, 1 महीना और सब्र कर लूंगा, 2 महीने और सब्र कर लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं, मुझे कब इंसाफ मिलेगा? मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि तमाम शवाहिद सब कुछ सामने मौजूद है, फैसला सुनाइए। 9 रिट पिटिशंस हो चुके हैं, हम क्यों फैसले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्यों नहीं फैसला होने देते? फैसला हो जाए, उसके बाद दोनों पार्टीज को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हायर जुडिशरी हाई कोर्ट में जाएं, ये इख्तियार उनके पास मौजूद है। 7.5 साल इज अ लॉन्ग टाइम, 180 पेशियां इज अ लॉन्ग टाइम। अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और जल्द हो जाना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।